हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर ऑफ विजडम। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे घर पे। और आज मैं लेके आ रहा हूँ मगध साम्राज्य का भाग 4 शुंग राजवंश। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और आज हम पढ़ेंगे शुंग राजवंश। शुंग राजवंश में जो है पुष्यमित्र शुंग है, और बाकी के आप ऊपर के जानते ही हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बनाई है जो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश है और जो मौर्य राजवंश के बाद आता है शासन करने। 127 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। ये पूरा का पूरा शुंग राजवंश जो है वो 112 वर्षों तक अपने जो भारत के ऊपरी उत्तरी भूभाग है वहाँ पर शासन करता है। इस वंश के अगर शासकों की बात की जाए तो इसमें 10 राजा आते हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, फिर उसके बाद अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिकनंदक, घोष शुंग, वज्रमित्र, भगभद्र और लास्ट में है देवभूति। इसके बाद इनके वंश का अंत हो जाता है शुंग राजवंश का। शुंग वंश में देखा जाए तो मौर्य राजवंश के बाद जब उत्तर भारत में अशांति हो गई, जो मौर्य राजवंश थे वो अपने राज्य को सही संभाल नहीं पा रहे थे। कई कठिनाइयाँ से वो गुजर रहे थे, क्योंकि एक तो अहिंसा का पाठ उन्होंने अपना लिया था, अहिंसा नहीं करेंगे। ऊपर से जो छोटे मोटे जो राजा थे शक्तिशाली, उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो उत्तर का जो भारत था वहाँ पे काफ़ी विद्रोह होने शुरू हो गए। तो इसी में शुंग जो पुष्यमित्र शुंग है वो सत्ता में आ जाते हैं और राजा बृहदत्त की हत्या करके ये सिंहासन पे आते हैं। राजवंश जो है ये किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, तो इसे हम मैप के जरिए देखते हैं कि भारत का जो भूभाग है उसमें किस तरीके से शुंग एम्पायर खड़ा होता है और कैसे कैसे खुद को विस्तार में बढ़ाता है और भारत पर शासन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे मौर्य एम्पायर पर शुंग एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है और धीरे धीरे आस पड़ोस के राजा भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और वहाँ से मौर्य राजवंश का अंत हो जाता है। इस प्रकार से शुंग राजवंश भी जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है और छोटे छोटे जो राज्य हैं वह भी शुंग एम्पायर से अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। इसके बाद छोटे छोटे राजा अपने आप को स्वतंत्र हो जाते हैं और शुंग राजवंश का धीरे धीरे वो पतन कर देते हैं। और इसके बाद ये कर्ण डेंसिटी यानी कर्ण राजवंश की स्थापना हो जाती है। अगर शुंग राजवंश की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी उज्जैन में थी, जो इस समय मैं मैप में दिखा रहा हूँ आपको उज्जैन। इनके पूर्वज जो पहले से ही हमें पता है कि ये मौर्यों की सेवा करते थे, यानी उनके सेनापति ही थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ही इनके संस्थापक और प्रथम राजा थे और वो सेनापति भी थे, ये तो बात पता ही है। और इनकी जो राजधानी है, प्रमुख शहर हैं, पाटलिपुत्र है, अयोध्या है, विदिशा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब मौर्य राजवंश कमज़ोर पड़ने लगा तो जो हमारा पश्चिमी भारत है उसके बाद जो यमन हैं, यहूदी हैं और भी जो आर्य हैं, इन्होंने क्या है उधर से आक्रमण करना शुरू कर दिया भारत पे। पुष्यमित्र के समय ही एक आक्रमण यवनों के द्वारा चित्तौड़ के निकट मध्यमिका नगरी अवध के साकेत में डेरा डालकर किया गया, किंतु पुष्यमित्र शुंग ने इसे पराजित कर दिया। पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली बात क्या कि जो उसमें लिखी गई ये बात है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक यज्ञ किया जाएगा, उसके बाद एक घोड़ा है उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा और वह घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाएगा वह
जो रास्ता है या वह जो बॉर्डर है उस घोड़े के द्वारा नापी गई दूरी जो होगी वह उस राज्य की सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। अगर कोई उस घोड़े को रोकता है तो इसका मतलब कि वह उस राज्य के समक्ष चुनौती पेश कर रहा है, और तो उसे उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है और जिसने रोका है। पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भी खदेड़ दिया, सिंधु के पार धकेल दिया। इसके बाद वो दोबारा कभी आक्रमण करने नहीं आए जब तक कि शुंग राजवंश था। पुष्यमित्र शुंग ही थे जो उन्होंने ग्रीक जो सेना थी उसका भी पूरी तरह से सफाया कर दिया। ग्रीक सेना क्यों थी? क्योंकि मौर्य राजवंश जो था वो सेल्यूकस, निकेटर, ये सब क्या थे? ये ग्रीक ही थे। तो उधर उनकी सेना भी क्या इधर आती जाती रहती थी, तो उनका भी दबदबा ही था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इनको भी हटा दिया, भगा दिया और कुछ का सफाया ही कर दिया। कि शुंग वंश का चौथा राजा वासुमित्र हुआ। इसने ही यवनों को पराजित किया था। नृत्य का आनंद लेते समय मूजक देव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है वो वासुमित्र के जो बाद के शासक थे भद्रक, पुलिकनंद, घोष और वज्जीमित्र राजा बने। वज्जीमित्र जब राजा बनता है तो वह अधिक वर्षों तक शासन नहीं कर पाता। इसके बाद यवन नरेश 14 वर्षों तक तक्षशिला पर शासन करते हैं, लेकिन वह भी अत्यंत विलासी शासक थे। उनके ही आमन थे वासुदेव कर्ण जो है वो बाद में कर्ण वंश की स्थापना करते हैं, उनकी हत्या कर देता है। किसकी? यवन नरेश की। और इस प्रकार से शुंग राजवंश का अंत हो जाता है। इसके बाद छोटे मोटे राजा रहते हैं, छोटे बड़े भूभाग पे शासन करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से शुंग राजवंश का अंत ही हो जाता है और वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना कर देते हैं। अगर इस वंश की उपलब्धियों की बात की जाए तो इन्होंने बाहरी विदेशी शक्तियों को उस वक्त भारत में प्रवेश करने से बहुत अच्छी तरीके से रोक कर रखा था। इससे पहले अशोक ने भी रोक कर ही रखा था, यानी मौर्य राजवंश जो है बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों को रोक कर अच्छे से रखे हुए थे। लेकिन जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो इसके बाद संभावना ये थी कि बाहरी आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ये शुंग राजवंश जब तक रहा तब तक बाहरी आक्रमणकारियों को रोक कर रखा, ना कि रोक कर ही रखा बल्कि उनका अंत भी कर दिया, उनको भगा भी दिया। और दूसरी बड़ी उपलब्धि क्या है? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और मौर्य वंश जो था वो बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किए थे। तो जब मौर्य वंश का अधिक प्रचार प्रसार हुआ तो इसमें क्या दिक्कत समस्या आ गई थी? जो हिंदू थे वैष्णव धर्म के और शिव धर्म के, ये काफ़ी नाराज़ हुए थे उस समय, उनके समय में, क्योंकि इनका धर्म जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा था धीरे धीरे। और बौद्ध धर्म का उस समय बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। तो शायद ये भी एक कारण था कि पुष्यमित्र शुंग जैसे ब्राह्मण ने हथियार उठाया और शासन जो सत्ता थी अपने हाथ में ले ली। और इनके समय ये जो बौद्ध धर्म है उसको थोड़ी बहुत क्षति भी पहुंची और जो हिंदू धर्म है उसमें प्रसार हुआ। जैसे जानते ही हैं कि इनके ही समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ और भी बहुत सी मूर्तियां बनाई गईं, मंदिर का निर्माण हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग की ये भी एक उपलब्धि ही है। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश, क्योंकि इस वंश के बाद तो कर्ण वंश की स्थापना होती है, तो कर्ण वंश को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इन्हीं के टाइम पीरियड में जो दक्षिण भारत है वह सातवाहन वंश के द्वारा स्वतंत्र हुआ। तो मौर्य वंश का जो मौर्य राजवंश था उसका आधा भूभाग पुष्यमित्र शुंग ने कब्जा कर लिया और नीचे का जो है सात। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि वीडियो कैसी है, आपको कैसी लगी, उसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नई वीडियो का पता नोटिफिकेशन के ज़रिए चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।